बिल्कुल, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है आपको येलोविश पार्ट में, ये आपका ऑप्टिक चियाज्म है। ठीक है, हाइपोथैलेमस के जस्ट सामने ये क्या है, एक ऑप्टिक चियाज्म। इसका भी अपना अलग कार्य है ब्रेन के साथ रहकर, वो आगे बताऊंगी क्या है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में देखो, आपको पिट्यूटरी ग्लैंड दिया है, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो 7 हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से, वो अपने टारगेट ऑर्गन पे जाके काम कर रहे हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन निकला, तो ग्रोथ हार्मोन बोन पे जाके काम करेगा और मसल पे जाके काम करेगा। ऐसे ही एमएसएच हार्मोन निकलता है, एमएसएच हार्मोन निकल रहा है, तो वो आपकी स्किन पे जाके काम करेगा। अब इन सब हार्मोन्स की फुल फॉर्म मैं आपको आगे वाले पार्ट में बताऊंगी। ठीक है, अभी आप इतना समझो कि कौन ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन जो निकल रहा है, वो किस टारगेट ऑर्गन पे जाके अपना वर्क कर रहा है। फिर एसीटीएच हार्मोन निकल रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, तो वो जाके कहाँ काम कर रहा है, हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स पे। मैंने आपको किडनी वाला पार्ट पढ़ा चुकी हूँ पहले ही। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एड्रिनल कॉर्टेक्स कहाँ पर है। फिर जो आपका प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन एक हार्मोन है, वो आपके वो फीमेल्स में ब्रेस्ट पर जाके काम करते हैं। दो हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन वाला भी है, लेकिन ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये आपके पोस्टीरियर ग्लैंड से निकलता है, पोस्टीरियर पार्ट से। तो दो हार्मोन एक साथ मिलकर काम करते हैं फीमेल की ब्रेस्ट पे, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन। फिर आप एडीएच पे आ जाओ, एडीएच कहाँ पे काम कर रहा है, किडनी पे काम करता है सीधा। फिर गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आ जाते हैं, ये फीमेल और मेल में अलग अलग अपने ऑर्गन पे काम करेंगे, अपने अलग अलग ग्लैंड पे काम करेंगे। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन मेल्स के टेस्टिकल्स पे काम करेगा और फीमेल के ओवरी पे काम करेगा। फिर टीएसएच आता है, टीएसएच बहुत कॉमन है, सबने सुना है, थायराइड से रिलेटेड है ये हार्मोन। ये जाके कहाँ पे काम करेगा, थायराइड ग्लैंड पे काम करेगा। इतना मोटा ओवरव्यू आपको समझ में आना चाहिए कि हमने अभी जो बात करी वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के टारगेट ऑर्गन्स की बात करी है, कि किस तरीके से कौन सा हार्मोन जब निकलता है तो वो किस ऑर्गन पे जाके अपना कार्य करता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले। हाँ जी, क्लियर है। ठीक है, आगे है डिवीजन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी मैंने आपको बताया कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, उसके डिविजन है। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडल। अब इनके अपने नाम भी हैं अलग अलग। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वैसे तो कभी कभी 2 पार्ट्स भी बोल देते हैं और कभी कभी 3 पार्ट्स भी बोल देते हैं। तो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। दी वॉइस ब्रेक हो रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आपके नेटवर्क इशू है। अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका जो एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसको कहते हैं हम, उसका एक और नाम है एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनो हाइपोफाइसिस। ये नाम है इसका, याद रखना है। कई बार इसके टर्म्स ऐसे भी पूछ लेंगे पेपर में, एंटीरियर पिट्यूटरी नाम ना देकर एडिनो हाइपोफाइसिस दे दिया, तो आपको ये याद रखना है। फिर ऐसे ही पोस्टीरियर पिट्यूटरी का नाम है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को एक और नाम से बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि अभी मैंने बताया ये आपके नर्व से कनेक्टेड रहता है पोस्टीरियर पार्ट, इस वजह से इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस कहा है। एंड दीज बोथ पार्ट्स आर सिचुएटेड क्लोज टू ईच अदर। ये बहुत पास पास होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, बिटवीन इनके बीच में एक स्मॉल अवेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, एक बीच का हिस्सा है, दोनों के बीच की एक धुरी है, उसको क्या कहते हैं, पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। अभी तक इसका पता नहीं लग पाया है कि इसका कार्य क्या है ह्यूमन बींग्स में, साइंटिस्ट अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। ओके, इतनी हमने बात करी। अब आगे स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस के नीचे सिफ्नॉइड अस्थि आएगा इधर, सिफ्नॉइड बोन, हमारा जो सिफ्नॉइड बोन है हाइपोथैलेमस के नीचे, सिफ्नॉइड बोन के सेला टर्शिका, ये नाम याद रखना है, उसके तल में स्थित होती है। गर्त मतलब उसके तल में, बेस में स्थित होती है। और ये सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है। स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी अंतस्रावी कौन सी ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मटर के दाने के, ठीक है। हाँ, मटर के दाने के आकार के समान दिखाई देती है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, मटर का दाना देखा है ना, सिर्फ उतना साइज होता है इसका। और फिर भी छोटे आकार के होने के कारण भी इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। देखो, क्योंकि अगर जो कोई बड़ा ग्लैंड होता है हम उसको कहेंगे ना मास्टर, तो लेकिन ये अपने आप में एक छोटा सा रूप है, बहुत मटर के दाने के समान, लेकिन इसका कार्य बिल्कुल मास्टर वाला है। 7 हार्मोन्स को गवर्न कर रहा है ये। ठीक है, और यह इनफिंडुबुलम के द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ती है। तो इसके थोड़े साइंटिफिक नेम आपको याद करने हैं, याद कर लेना। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर है, आगे चले। जी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को एक और नाम बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है इसका, पीयूष ग्रंथि। ओके, इसको मास्टर ग्लैंड यूज भी, करनी। हाँ, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, इसे पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, और इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। हाइपोफाइसिस, हाइपोफाइसिस। हाँ, हाइपोफाइसिस। ठीक है।
यहाँ पे देखो इसका नाम है ना, ये वाला एक हाइपोफाइसिस। अभी हाइपोफाइसिस दो पार्ट में होते हैं। अभी मैंने बताया एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऐसे याद रखना है आपको। ये अलग अलग नाम है इनके, याद रखना है, भूलना नहीं है। अब इसकी संरचना पे आ जाते हैं। मटर के दाने के आकार की है, दो भाग है। पहले वाले भाग को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और पीछे वाले भाग को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, और बीच वाले भाग को पार्स इंटरमीडिया कहते हैं। ये कौन सा मीडिया? पार्स इंटरमीडिया अभी पढ़ाया था ऊपर, ये रहा। हाँ, पार्स इंटरमीडिया। हाँ, पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया, ठीक है। और क्या नाम है इसके देख लो यहीं पर स्ट्रक्चर में, पिंक कलर का जो डायग्राम दिख रहा है इसी में आपका पार्स ट्यूबुलारिस भी कहते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। अच्छा, तो कितने सारे नाम किसी के नाम पे पड़े हैं क्या? यस यस, बहुत सारे नाम है इसके, इसको इसलिए ही मास्टर नहीं कहा गया। ठीक है भैया, मास्टर प्लान ज्यादा याद है। मास्टर ग्लैंड को याद रखना है, मास्टर बनना है तो। अब आगे चलते हैं इसकी संरचना की तरफ। संरचना में अभी हमने बात कर ली कि दो भाग होते हैं। आगे क्या बताया है, आगे चलते हैं। ये जो पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, ये आपके बेस ऑफ द स्कल, यानी कि जो आपका खोपड़ी है उसके आधार में स्थित होती है। और इसका आकार अभी बताया मटर के दाने के समान या सेम का जो बीज होता है उसके जैसा दिखाई देता है। इस जो ये जो ग्लैंड है इसकी जो लंबाई है लगभग 12 मिलीमीटर होती है, 12 mm। चौड़ाई इसकी 10 mm होती है और मोटाई 6 mm होती है। इसका वजन 570 ग्राम बताया गया है, लगभग अप्रोक्स बताया है। पूरा अप्रोप्रिएट मतलब जितना होना होता है उतना नहीं बताया, एक्चुअल वेट नहीं बताया, अप्रोक्सीमेटली लेकर चल रहे हैं 570 ग्राम। आगे क्या बताया है, अब ये क्योंकि बहुत ज्यादा सक्रियता से काम करती है, इसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए इस ग्रंथि को क्वीन ऑफ और चेस्ट्रा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसका एक और नाम है इस ग्लैंड का, क्वीन ऑफ और चेस्ट्रा। ओके, ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग याद रखनी है, एक नया नाम निकल के आ रहा है, क्वीन ऑफ और चेस्ट्रा। अब हम इसके एक एक करके अब हार्मोन्स की बात करने जा रहे हैं, कौन कौन से हार्मोन्स काम करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ग्रोथ हार्मोन की। ये सब हार्मोन्स निकल रहे कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं हम पहले। कौन से हार्मोन की, कौन से ग्लैंड के, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, जिसे एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पार्स ट्यूबुलारिस भी कहते हैं। ओके, तो वहां से आपके 7 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उन 7 हार्मोन में से आपका जो पहला हार्मोन है वो है जीएच। जीएच मीन्स ग्रोथ हार्मोन। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जीएच हार्मोन कहाँ पे वर्क करता है। देखो, जीएच हार्मोन आपका वर्क करता है बोन्स पर और मसल पर। ओके, तो ये है हार्मोन अस्थियां, मांसपेशियां और अन्य अंगों की वृद्धि में सहायक होता है। किसी भी तरह का असंतुलन शारीरिक विकास में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन अच्छे से नहीं निकलेगा तो या तो व्यक्ति बौना रह जाएगा, और अगर यह हार्मोन बहुत ज्यादा निकल रहा है तो व्यक्ति बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस हार्मोन की अधिकता, तो ऑस्टियोब्लास्ट का काम है ना। हाँ, सेल्स पे ही तो, अभी तो बोला कि सेल टारगेट सेल पे काम करेगा। मतलब ये जाके ऑस्टियोब्लास्ट पे काम करेगा। बिल्कुल, ऑस्टियोब्लास्ट पे और ऑस्टियोक्लास्ट इन पे अपना वर्क करेगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये हार्मोन्स अपने टारगेट सेल्स पर, टारगेट ऑर्गन पर कार्य करते हैं। तो ये जो जीएच हार्मोन है ये अस्थियों की सेल्स पर भी काम करेगा, मांसपेशियों की जो सेल्स है उस पर भी काम करेगा। ओके, माइक ऑफ कर लो, बहुत शोर आ रहा है। इस हार्मोन की अधिकता से व्यक्ति का शरीर या तो बहुत ज्यादा जाइंट हो जाता है, अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना रह जाता है। कम से कम अगर ये हार्मोन अगर ज्यादा निकल रहा है किसी व्यक्ति के शरीर में तो उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 फीट की रहेगी, और उसकी हड्डियां बहुत मोटी हो जाएंगी और कमजोर हो जाएंगी। ऐसे व्यक्ति का अगर बीएमआर देखोगे, बीएमआर मींस बीएमआर की कई बार फुल फॉर्म आ जाती है नेट जेआरएफ के एग्जाम में, तो इसकी फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो वो उस इंसान का बढ़ जाता है, यानी कि भूख ज्यादा लगेगी उसको, खाना खा लेगा फिर भी कहेगा पेट नहीं भरा, तो उसका बीएमआर काफी बढ़ जाता है। उसके रक्त में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ जाती है, क्योंकि बार बार खाना खा रहा है तो उसकी ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ी हुई मिलेगी, और उसके यूरिन में से बहुत ज्यादा शुगर निकलेगी, बहुत ज्यादा ग्लूकोज निकलेगा, उसका शुगर लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे उसे डायबिटीज की बीमारी हो जाएगी। ये जो बौने होते हैं उसमें ये चीज पाया जाएगा? नहीं, जाइंट जो होते हैं, बहुत जिनकी बहुत ज्यादा हाइट होती है। अच्छा, जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं उनमें ये दिक्कत है। हाँ, और कभी कभी अगर ये हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, ज्यादा एक्टिव हो जाता है, तो कई बार क्या होता है लोगों के जबड़े तक बढ़ जाते हैं। ठीक है, जबड़ों के बढ़ने और कपाल के बड़े बड़े, अगर किसी का हेड है,
हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है। देखा होगा ना कई बच्चों का जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क वाला भाग बहुत ज़्यादा चौड़ा लंबा होता है। उनको एक रोग होता है इसी चीज़ का, ग्रोथ हार्मोन उनका ज़्यादा हो जाता है। तो उस रोग को कहते द हैं, ग्रेट खल्ली। हाँ, उस रोग को क्या कहते हैं? एक्रोमीगैली, ठीक है? कई ऐसे बच्चे मिलेंगे या कई ऐसे इंसान होते हैं जिनका मुँह तो बहुत छोटा होता है, लेकिन सिर वाला भाग हिस्सा बहुत फूला हुआ, बहुत मोटा होता है। ओके? जी, उसका तो रीज़न क्या हुआ? उसका रीज़न ये ग्रोथ हार्मोन ही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वर्क कर रहा है ये हार्मोन, और उस वजह से उसका जबड़ा भी बढ़ जाता है उस इंसान का, और कपाल वाला क्षेत्र भी बढ़ जाता है, और इस रोग को कहते हैं एक्रोमीगैली। समझ गया जी। फिर जो द ग्रेट खल्ली है उसमें भी ये बीएम बिल्कुल, उसमें भी बीएमआर बहुत ज़्यादा लेवल पे हाई मिलेगा। अब इस हार्मोन की कमी से कोई क्वेश्चन है? नहीं, ठीक है जी, कंटिन्यू कीजिए। इस हार्मोन की कमी से बौनापन हो जाता है, और इससे मांसपेशी और अस्थि का विकास रुक जाता है। अब इस हार्मोन की अगर जीएच हार्मोन की कमी हो जाएगी, तो व्यक्ति बौना हो जाएगा, उसकी जो हड्डियाँ हैं, मांसपेशियाँ, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे व्यक्तियों में जो यौन संबंधी उत्तेजना होती है, उसका भी अभाव रहता है, और उसके प्रजनन अंगों का भी विकास नहीं हो पाता। आगे चलेंगे। अगला हार्मोन है आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसे कहते हैं हम टीएसएच। योग के विद्यार्थियों को जरूर याद रखना है कि टीएसएच हमारे थायराइड ग्लैंड से नहीं निकलता, हमारे कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और वो टीएसएच हार्मोन जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे कहाँ पर है? ब्रेन में है। ओके? टीएसएच भी थायराइड से नहीं निकलता है, हमारे पिट्यूटरी से निकलता है, जो कि हमारे इस हार्मोन का निर्माण जो होता है, टीएसएच हार्मोन का निर्माण कहाँ से हो रहा है? आपके एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, जिसे हम एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। इस हार्मोन के द्वारा ये हार्मोन कहाँ पे जाके अपना वर्क करेगा? थायराइड ग्लैंड पे वर्क करेगा, क्योंकि हर ग्लैंड का, हर हार्मोन का एक टारगेट ग्लैंड होता है। ठीक है? अब ये टीएसएच हार्मोन हाँ निकला, जी। और वो थायराइड ग्रंथि का विकास करेगा, उसकी प्रक्रिया में भाग लेगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन, हमारे थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन निकलते हैं? एक तो T3 और T4। T3 को थायरॉक्सिन कहते हैं, और T4 को थायरोनिन ये कहते हैं। उनका स्राव होता है, जिससे क्या होता है? पोषण में मदद मिलती है। एक तो हमारे शरीर का भी विकास होता है इसी हार्मोन से, ठीक है, और शरीर का पोषण भी होता है। तो ये हार्मोन बहुत जरूरी है हमारे शरीर के लिए। अगर हमारा ब्रेन टीएसएच नहीं रिलीज करेगा, तो T3 और T4 भी अपना कार्य नहीं कर पाएंगे, बल्कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेंगे। ठीक है? तो इसका नियमित रूप से काम करना उतना ही जरूरी है। आगे चलते हैं, इसकी डिटेल्स हम समझेंगे। अभी आपको ओवरव्यू दिया जा रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या क्या निकलता है, फिर हम हर एक स्पेसिफिक ग्लैंड की भी बात करेंगे। फिर है आपका एसीटीएच हार्मोन, जिसे कहते हैं एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि के, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के क्रोमोफोब कोशिकाओं के द्वारा होता है। यह स्टेरॉइड की श्रेणी में आता है, और एड्रेनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स को उत्तेजित करता है, जिससे रक्त में कोलेस्ट्रॉल व स्टेरॉइड की घनता बढ़ जाती है। तो ये जो एसीटीएच हार्मोन है, आपको इतना याद रखना है कि एड्रेनल ग्लैंड को प्रभावित करता है, और एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स पार्ट को ही प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है? हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल जो है, जो स्टेरॉइड है, वो बढ़ जाता है। आगे बात करेंगे जीटीएच हार्मोन है हमारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला जो हार्मोन है, ये हमारी ज्ञानेंद्रियों, यानी कि ज्ञानेंद्रिय नहीं, जनेंद्रिय कहेंगे, जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, फीमेल्स के अलग होते हैं और मेल्स के अलग होते हैं, इसको करेक्ट कर लेना। जनेंद्रिय के विकास के लिए, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स है हमारे, उसके विकास के लिए बहुत जरूरी होते हैं जीटीएच हार्मोन। दो प्रकार के हार्मोन, दो प्रकार के होते हैं, स्त्री में अलग और पुरुष में अलग। स्त्री में क्या कहेंगे? ओवरी कहेंगे, जहाँ पे जाके काम करेगा ये हार्मोन, और पुरुषों में ये हार्मोन कहाँ पे काम करेगा? उनके टेस्टिकल्स पे। ओके? फिर अब इसी के अंदर और भी चीजें आ जाती है जीटीएच में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एफएसएच। इस हार्मोन के द्वारा ही स्त्रियों में जो अंडाशय है, अंडाशय मतलब ओवरीज में अंड जनन व नियमन होता है। इसमें एस्ट्रोजन हार्मोन उत्पन्न होने से प्रजनन अंगों व लैंगिक लक्षणों का विकास होता है। जैसे फीमेल्स की जो सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे उनकी आवाज़ सुरीली हो जाती है, ठीक है, उनके ब्रेस्ट का विकास होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो फीमेल्स में होती हैं, उन सब का विकास होता है, प्रजनन अंगों का विकास होता है। तो वो कौन सा हार्मोन है? वो एस्ट्रोजन हार्मोन है। पुरुषों में जो हार्मोन निकलता है, वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, और पुरुषों के लैंगिक विकास को वो कंट्रोल करता है। ठीक है? यानी कि पुरुषों में जैसे उनका क्या होता है? उनकी आवाज़ भारी हो जाती है, उनका जो ये